हाँ, तो प्यारे बच्चों, लेंस में जो है थोड़ा-सा कुछ टॉपिक छूट गया था, तो आज हम लोग उसको कवर करेंगे इसी वीडियो में। और साथ ही हम लोग जो है प्रिज्म के लिए एक और वीडियो आज हम अपलोड करने वाले हैं। तो आज आपको लेंस का पूरा चैप्टर फाइनल हो जाएगा और प्रिज्म का भी पूरा मैं अपलोड करूँगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और परीक्षा में अच्छा-सा अंक अर्जित कीजिए और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, आज हम लोगों को जो पढ़ना था वो पढ़ना था रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। तो देखिए, रेखीय आवर्धन होता क्या है? रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो जैसे कोई लेंस है, इसके सामने कोई वस्तु रख दी जाए और उस वस्तु का इस लेंस पर कहीं प्रतिबिंब बन जाए, तो ये जो प्रतिबिंब की लंबाई होता है और वस्तु की लंबाई, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट प्रतिबिंब की लंबाई आई है और वस्तु की लंबाई ओ है, तो रेखीय आवर्धन को लिखते हैं यम से। यम बराबर हो जाएगा आपका आई अपान ओ। अब आप जानते हो कि आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब बिंब की लंबाई है। और ओ क्या है? तो ओ आपका है वस्तु की लंबाई। वो जो है आपका है वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो अब देखिए रेखीय आवर्धन को डिफाइन कैसे करेंगे। इस लाइन को बोलते हैं अनुपात। इस लाइन को बोलते हैं अनुपात। डिफाइन कैसे करेंगे? तो किसी लेंस के सामने रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से डिफाइन करेंगे रेखीय आवर्धन को। अब देखो, रेखीय आवर्धन जो होता है, इसमें ऊपर देखो लंबाई और नीचे भी लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर ऊपर लिखेंगे और नीचे भी मीटर लिखेंगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये रेखीय आवर्धन मात्रक विहीन राशि है। इस रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, और साथ में ये अदिश राशि है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम इस रेखीय आवर्धन को पढ़ेंगे लेंस के लिए। ये जो था, ये दर्पण और लेंस दोनों में काम करता है। अब स्पेशली लेंस के लिए पढ़ेंगे। तो लेंस में रेखीय आवर्धन। तो देखिए, लेंस में रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो ये फार्मूला तो आपका कॉमन हो गया, यम बराबर आई अपान ओ। ये दर्पण में भी काम करेगा और लेंस में भी काम करेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो चेंज होता है वो दोनों में अब चेंज होगा। तो लेंस के लिए रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे, उसमें नंबर एक है उत्तल। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन पढ़ना है हमको। तो देखिए, ये आपका एक उत्तल लेंस हो गया और ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष हो गया और ये हो गया इसका द्वारक और ये प्रकाशिक केंद्र सी हो गया और ये इसका हो गया प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रथम फोकस F1 और ये हो गया आपका 2F1 और ये हो गया आपका F2 और ये हो गया 2F2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक वस्तु को हम रख दे रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे? 2F1 पे रख दे रहे हैं। ठीक है, अब आप अनंत और फोकस के बीच में कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके मुख्य, इस वस्तु से जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी, वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है? तो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? दूसरा रूल लगाएंगे। तो प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधा अपने मार्ग पर निकल जाती है और दोनों ये कहाँ पे मिल रही है? तो यहाँ पे मिल रही है, 2F2 पर मिल रही है। कहाँ मिल रही है? 2F2 पर। तो इस वस्तु का नाम हम दे दे रहे हैं ए बी। इस वस्तु का नाम दे दे रहे हैं ए बी और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है इसका नाम दे रहे हैं ए डैश
बी डैश, ए डैश बी डैश। अब देखो, तो यहाँ पे जो है एक त्रिभुज ये बन गया आपके सामने और एक त्रिभुज ये बन गया। दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज है आपका ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अब ध्यान से देखिए तो शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, शीर्षा विमुख कोण, विमुख कोण कौन कौन से हैं? तो एक ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए, तो ये दोनों कौन से एंगल हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, जिसका नाम क्या है? ए सी बी। कोण ए सी बी इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है? ए डैश सी बी डैश। कोण ए डैश सी बी डैश हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए और फिर उसके बाद समकोण है, देखिए ये और ये एंगल दोनों क्या है? समकोण है। तो समकोण, समकोण के नियम के नियम से, ठीक है। तो समकोण के नियम से सभी समकोण कोण बराबर होते हैं और 90 अंश के होते हैं। तो कोण ए बी ए सी, कोण बी ए सी और यहाँ पे जो है यह है बी डैश ए डैश सी बराबर है कोण बी डैश ए डैश सी। ये दोनों कोण आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अतः कोण ये वाला कौन सा? ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा आपका कोण ए डैश बी डैश सी, कोण ए डैश बी डैश सी। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1 और इसको 2 और इसको 3 नाम दे रहे हैं हम, ठीक है। तो समीकरण 1 2 3 से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो चुके हैं आपस में, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समकोणिक हो जाएंगे। तो समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक है, समकोणिक है। और जब त्रिभुज समकोणिक हो जाते हैं तो जो है उनकी संगत भुजाओं का या समांतर भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका जो लंब है वो ए बी है, इसका लंब ए बी बटे इस वाले त्रिभुज में जो लंबिक भुजा है वो क्या है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के समांतर है तो इसका नाम ए सी है, इज इक्वल टू ए सी अपान इस त्रिभुज में ए डैश सी, ए डैश सी। ये अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इसकी आप वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या है? ये ए बी क्या है? ए बी वस्तु की लंबाई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम किससे लिखेंगे? ओ से लिखेंगे, ठीक है। और ये ऊपर की ओर है मुख्य अक्ष के, तो मुख्य अक्ष से ऊपर समझ दूरी प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पे प्लस का ओ लिखेंगे, ठीक है। बटे ए डैश बी बी डैश, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज, इमेज की लंबाई है, इसलिए हम इसको किससे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। और ये नीचे है, मुख्य अक्ष से नीचे है, तो ये ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? आपका आई हो जाएगा, ठीक। ए सी वस्तु ए पर रखी है और ये सी प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसको यू से लिखते हैं, और ये इस साइड है इसलिए माइनस में लिखा जाएगा, माइनस का यू अपान ए डैश सी। तो ए डैश पे बना है आपका प्रतिबिंब और सी है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, जिसको आप किससे लिखते हो? बी से, और दाहिनी ओर है इसलिए किससे लिखेंगे? प्लस से लिखेंगे, ठीक। माइनस से माइनस हो गया आपका कैंसिल, और आपने पढ़ा आई अपान ओ और यहाँ लिखा है ओ अपान आई, इसको पलट देंगे तो आपको मिलेगा आई अपान ओ इज इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा बी अपान यू, ठीक है। रेखीय आवर्धन का समीकरण लगाएंगे, तो रेखीय आवर्धन
की परिभाषा से तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा से आपको मिला है m बराबर I अपान O और I अपान O बराबर है V अपान U के, तो इज इक्वल टू V अपान U मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का समीकरण। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। तो देखिए अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन कैसे पढ़ेंगे। अब ध्यान देखिए, ये हो गया आपका एक अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, अब जो है ये द्वारक हो गया आपका और ये इसका हो गया द्वितीय फोकस और ये 2f2 और ये प्रथम फोकस और ये 2f1। ठीक है, तो ये हो गया आपका f1 और ये 2f1 और ये हो गया आपका f2 और ये हो गया 2f2। ठीक है, अब देखिए वस्तु को एक इसके सामने हम रख दे रहे हैं, कहाँ पे रख दे रहे हैं, यहीं पे रख दे रहे हैं, चलो यहीं पे रख दे रहे हैं। ठीक है, अब पहला नियम लगाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दिस इज फर्स्ट रूल। एंड जब आप सेकंड रूल लगाओगे, दूसरा नियम लगाएंगे, तो तीसरा नियम लगाएंगे इसमें, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधा अपने मार्ग पे निकल जाती है। तो दोनों एक दूसरे को काट कहाँ रही है, यहाँ पे काट रहे हैं, तो इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वस्तु का नाम रख दे रहे हैं हम ए, वस्तु का नाम रख दे रहे हैं ए बी, तो प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी और ए डैश बी डैश। अब आगे चलिए, तो यहां ध्यान देखिए, एक त्रिभुज बना आपके पास ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज बना हुआ है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में ध्यान से देखेंगे तो फिर से हमको इसके तीनों कोण बराबर दिखेंगे। कैसे, तो ये वाला देखो, ये वाला जो एंगल है ये इस छोटे भी त्रिभुज में है और यहां से देखेंगे तो बड़े त्रिभुज में भी है ना, दोनों में कॉमन कोण है ये, तो ये कोण बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण ए डैश सी बी डैश। ठीक, दोनों त्रिभुजों में ये कोण बराबर हो गए। और इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ये भी और ये भी इसका कोण समकोण है, तो इन दोनों त्रिभुजों की कोण क्या है, समकोण है। तो कोण इसका नाम हो जाएगा बी ए सी, कोण बी ए सी इज इक्वल टू इसका नाम हो जाएगा बी डैश ए डैश सी, कोण बी डैश ए डैश सी समकोण है। कैसा कोण है, समकोण है। ठीक है, फिर अब जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो वो त्रिभुज कैसा हो गया, समकोणिक हो गया। अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। कौन सा त्रिभुज है, समकोणिक है। और जब त्रिभुज समकोणिक है तो फिर से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जिसको आप कह सकते हो समांतर भुजाओं का अनुपात, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये हो गया आपका ए बी और इसमें ये भुजा हो गई ए डैश बी डैश, इनका अनुपात ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसकी ये भुजा हो गई आपका ए सी बटे इसकी ये भुजा हो गई ए डैश सी, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब इनका मान रख दो आप, तो देखो ए बी क्या है, ए बी वस्तु की लंबाई है जिसको हम किससे लिखेंगे, ओ से लिखेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर है तो प्लस के ओ से लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ अपान ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश किसकी लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, ये भी मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्लस में लिखी जाएगी, और जिसको आप किससे लिखते हो, आई से, इज इक्वल टू ए सी। देखो ए सी, ए पे क्या है, वस्तु है, सी क्या है, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को किससे लिखते हो, यू से, बाईं ओर है इसलिए माइनस का यू लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ए डैश सी,
ए डैश सी। ए डैश पे क्या है आपका प्रतिबिंब है, ए डैश पे क्या है प्रतिबिंब है। तो सी क्या है प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे लिखते हो आप v से लिखते हो, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे v, और बाई और इसलिए माइनस का v, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, आ गया आपका o अपान आई इज इक्वल टू यू अपान v, जिसको पलट देंगे तो आपको मिलेगा i अपान o इज इक्वल टू v अपान u। फिर लगाएंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, आवर्धन की परिभाषा से, की परिभाषा से, तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा कहती है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिससे किससे लिखते हो m से, तो m बराबर i अपान o और बराबर किसके है b अपान u के। तो ये हो गया आपका अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन हो गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। तो अब हम लोगों को पढ़ना है लेंस की क्षमता, ठीक है। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को, क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, क्षमता कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं जानते हो, P से लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं P से। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो फोकस दूरी को किससे लिखते हो f से, इसका व्युत्क्रम 1/f हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो P बराबर 1/f हो गया। और यहाँ पे ये जो f है ना, ये मीटर में है, f किस में है, तो ऐसे लिखेंगे जहां f मीटर में है, मीटर में है, इसका मान किस में रखा जाएगा, मीटर में रखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे मान लो सपोज दैट यदि f का मान सेंटीमीटर में हो, यदि f सेंटीमीटर में हो, तब क्या करेंगे, तो यदि f सेंटीमीटर में होगा तो उसके लिए जो है हम जो है इस f को सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करके रख दो। इसमें क्या करना है, f सेंटीमीटर में है तो देखो P बराबर 1/f, जब सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से भाग दोगे तो ये घूमकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा P इक्वल टू 100/f, 100/f मिल गया। और इसका जो मात्रक होता है वो तो होता है डायोप्टर, क्या होता है डायोप्टर, डायोप्टर, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं D से, शॉर्टकट में लिखते हैं कैपिटल D से, ठीक है। तो देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस के लिए, लेंस के लिए फोकस दूरी आपका प्लस में होता है, कल ही पढ़ा था आपने। तो जब फोकस दूरी प्लस में रहेगा तो P का मान कैसा रहेगा, याद करो, यहाँ प्लस में वैल्यू पुट करोगे तो P प्लस में आएगा ना। तो उत्तल लेंस के लिए P का मान मतलब किसको, क्षमता, उत्तल लेंस के लिए क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होता है, ठीक। और यहीं पर अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट 2, अवतल लेंस के लिए, लेंस के लिए क्षमता का मान, यानी कि किसका मान, क्षमता का मान किसमें होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो अवतल लेंस के लिए क्षमता कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और उत्तल लेंस के लिए क्षमता कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है लेंस के समायोजन की क्षमता। एक लेंस की क्षमता तो पढ़ लिया, अब अगर दो दो लेंसों को जोड़ दिया जाए तो उसकी क्षमता क्या होगी, ये चीज पढ़ना है आपको। तो चलिए अब आपको पढ़ते हैं लेंस के समायोजन
की क्षमता, लेंस के समायोजन की क्षमता। तो देखिए लेंस के समायोजन की क्षमता कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। फिजिक्स जो होता है ना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा खाली दिमाग का यूज करना है बस आपको। दूसरा लेंस है, लेंस की समायोजन हो गया, ठीक है। इसको लेंस नंबर 1 बोलते हैं, सेकंड वाले को 2 बोलते हैं। अब ये हो गया इनका मुख्य अक्ष। कोई वस्तु यहां पे रखा है, कोई वस्तु यहां पे रखा है। अब देखो ये जब यहां से प्रकाश किरण चलेगा तो पहला लेंस मोड़ेगा इसको, पहला लेंस इसको पहले अपवर्तित करेगा, उत्तल लेंस अभी शादी होता है तो ये पहले मुख्य अक्ष की ओर झुकाएगा। तो मान लो बेचारा इतना झुका पाया, आपका इतना झुका पाया। और ये अगर आगे जाता, आगे जाता तो यहां पहुंचता। जब वहां पहुंचता कभी ऐसा होता तो इसका प्रतिबिंब वहां बनता। तो मैं सोच रहा हूं ना, आभास कर रहा हूं कि ऐसा होता, मतलब यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनने वाला, ना कि वास्तविक प्रतिबिंब बनने वाला। और यहाँ पे वस्तु रखा है तो उसे लिखेंगे हम, ठीक है। और अब इसी के लिए हम पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पहले लेंस के लिए, फिर दूसरे के लिए बाद में देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए, तो पहले लेंस के लिए क्या मिलने वाला है आपको। पहले लेंस के लिए जो है सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस 1/u। ये आपने पढ़ा है। लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या पढ़ा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ध्यान देखिए पहले लेंस की बात है ना, तो पहले लेंस के लिए इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू जब हम पहले लेंस के लिए पुट करेंगे तो चित्र में देखेंगे, तो चित्र में क्या देखना है आपको, चित्र में देखिए ध्यान से। तो पहले वाले के लिए जो वस्तु है वो पे है, इसकी जो डिस्टेंस है कितना है, यू मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं, यू। और ये जो प्रतिबिंब बना है कितनी दूर बना है, आभासी प्रतिबिंब है, जिसकी दूरी को भी v' से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/f1 बराबर 1/v' और माइनस 1/u। दिस इज समीकरण नंबर 1, ठीक। अब दूसरे लेंस के लिए देखेंगे, दूसरे लेंस के लिए, तो दूसरे लेंस के लिए आप देखोगे तब तो ये दूसरा लेंस फिर से इस किरण को अपवर्तित करेगा और किरण झुककर कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे दो लोग खड़े हैं, दो गुंडा है मार्केट में या दो चोर है, तो जब एक व्यक्ति जाएगा बेचारा तो पहले के पास पहुंचेगा तो पहला वाला उसको लूट लेगा। जब दूसरा देगा कि जो बचा है ला हम भी लूट लेते हैं, तो गांव में कुछ होते हैं ना कि झगड़ा वगड़ा हो जाए तो पहले आगे वाला मारता है, फिर उसके बाद बाकी बचे भी कहता है हम भी हाथ साफ कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही पहले ई वाला मोड़ेगा तो फिर बाद में ई वाला भी मोड़ देगा उस किरण को, पहले ये अपवर्तित करेगा तो फिर जब इसके पास पहुंचेगा तो ये खुद फिर से अपवर्तित कर देगा, तो दुई बार अपवर्तित होगा। इसलिए एक आभासी प्रतिबिंब यहाँ बना तो दोबारा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, जहां फाइनल लास्ट में प्रतिबिंब बनेगा वो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए तो दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा 1/f2, दूसरे लेंस की फोकस दूरी किससे लिखने वाले हम लोग, f2 से लिखने वाले। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v। प्रतिबिंब कहाँ बना है इसके लिए, इसके लिए प्रतिबिंब यहाँ बना है और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी v, यहाँ पे लिखेंगे 1/v और माइनस इसके लिए वस्तु का काम कौन करेगा, तो इसके लिए वस्तु का काम वो करेगा जो पहले ने प्रतिबिंब बनाया, कौन, i डैश, इसकी दूरी कितना है v डैश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु के स्थान पे v डैश। दिस इज समीकरण नंबर 2। अब हम एक काम करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो चलिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश प्लस में और 1/v डैश माइनस में, खत्म हो गया तो बचा 1/v और माइनस का 1/u बचा, ठीक है। और 1/v माइनस 1/u क्या है, वस्तु की दूरी फाइनल और फाइनल इमेज की दूरी, ठीक है। जिसको आप पढ़ते हो कि फोकस दूरी है तो इसको आप 1/f लिख सकते हो, तो यहाँ मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम।
तो अब हम पढ़ेंगे इसी के साथ, जैसे मान लो क्षमता पूछ लिया तो क्या करेंगे, लेंस के संयोजन की क्षमता। ठीक है, तो क्षमता क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आपने पढ़ा ना 1/f बराबर p होता है, तो 1/f बराबर p हो गया इज इक्वल टू 1/f1 बराबर p1 प्लस 1/f2 बराबर p2 हो जाएगा। तो लेंस के संयोजन की क्षमता अलग अलग लेंसों के क्षमताओं के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए यहां तक इस चैप्टर के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। जो टॉपिक आपको ना समझ में आया हो उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।